भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है, हैं। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी किया गया है। इसके 10वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल्च कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण जो एक आदि पुरुष ब्रह्मा हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, क्षत्रियों का उनके भुजाओं से हुआ है, वैश्यों से और शूद्र का उनके चरणों से जन्म हुआ है। ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक है फिर वामनावतार। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। वामनावतार जो किस विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, उसका आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह क्वेश्चन। अब टॉपिक है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। सामवेद के बारे में है, यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? सामवेद को। अथर्ववेद के बारे में आप पढ़ेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन इसी अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा भी करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में ही कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना भी हुई है और ये 6 वेदांग निम्नवत हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त एवं छठवां है छंद। इसको लाइन वाइज याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी ये पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से ही है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है और चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। यूनानी रोमन लेखक पहला, उसमें से आपके एक थे टेसियस। यह आपका ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है।
इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है इसने, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, आनेसिक्रटस तथा आस्ट्रिलोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय। चौथा है मेगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है और आधुनिक समाज में इंडिका पुस्तक नहीं पाई जाती है। डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर है आपका टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल किसने लिखी? टॉलमी ने। प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी कुछ नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी भी दी है। अब हम लोग कुछ चीनी यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फिर है संयुगन। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर है वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। CU की पुस्तक वेनसांग की है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में अच्छे खासे इसने वर्णन भी किए हैं। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ये इम्पॉर्टेंट है। वेनसांग ने किस क्षेत्र के राजा को शूद्र बताया था उस समय? सिंध के राजा को। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। फिर है चौथा है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन भी किया है। अब अरब के लेखकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद, यह तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित भी है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है इब्न बतूता। यह भी अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रोहेला कहा जाता है। रोहेला पुस्तक इब्न बतूता की है और यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ भी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता
से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। अब है अन्य लेखकों में जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इनसे। मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अभी तक हम लोग साहित्यिक रचना के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में आप समझ सकते हैं, सिक्के हो गए, आपके बिल्डिंग्स हो गई तब की, खंडहर हो गए, उनसे जो ज्ञान मिला है, लिपि हो गई, ठीक है ना, और जो अशोक ने जो अपने लिपि लिखवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, वो सब आपके पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे अश्वनी कुमार भी कहते हैं, के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर यानी कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौरा है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो भानुगुप्त का था। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी को साहित्य में कारशापण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। एरिकामेड्डू जो पुडुचेरी के पास है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह इतिहास है, और लिखित साक्ष्य ना हो तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ज्ञानी मानव, जिसे होमो सैपियंस भी कहते हैं, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन एवं स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है।
पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलावृत्ति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानववाभ कपि है। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन। और आपका इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता। टॉपिक तीसरा, रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है क्योंकि इस समय तांबे की ही खोज हुई थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी वाले थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूत का गेंडोर, जो इस समय बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो इस समय ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। मतलब कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग सूत का गेंडोर बलूचिस्तान, ओके, और उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। जिते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और अगर हम लोग आगे चलें, अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाग की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक शिंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थीं,
केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वाली मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिग्गट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती को वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सिद्धात्मक थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों चलती थी इस समय। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाए जाने बल्कि मोहनजोदड़ो में जलाए जाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था।